रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की घटना पे मैं आप लोग को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊं, जो लोग पूछ रहे थे, जो लोग पूछना चाह रहे थे कि कल सर वीडियो क्यों नहीं आया, तो कल वीडियो ना लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आज पूरा देश परेशान है। हर किसी की आंखें नम है, हर किसी की आंखों में आंसू है और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिरकार वो जो दरिंदे थे, उन दरिंदों को कब सज़ा मिलेगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है पहलगांव, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत जगह है और हर साल हज़ारों की तादाद में लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं। और दोस्तों, इसी बीच में अभी कल परसों की बात है, कुछ लोग वहाँ पर घूम रहे हुए थे। अचानक पे कुछ टेररिस्ट आते हैं और वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, क्या तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। जो मुसलमान थे उनको अलग रहने के लिए कहा गया और जो हिंदू थे उनको अलग रहने के लिए कहा गया और जो हिंदू थे उनको गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों, इसमें तकरीबन 26 लोगों की मौत हो गई, जो पूरी तरीके से निर्दोष थे, जिनका किसी भी तरीके का कोई कसूर नहीं था। अब दोस्तों, आप ज़रा सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप अच्छी वेकेशन के लिए, आप छुट्टियां मनाने के लिए कहीं घूमने जाएं। किसी की शादी 2 दिन पहले हुई है, किसी की 4 दिन पहले हुई है, कोई अपने बच्चों के साथ में घूमने गया हुआ है और अचानक से इस तरीके की चीज़ें सामने, तो परिवार पे क्या बीतेगी। जो लोग सामने बच गए उनके ऊपर क्या बीतेगी। जो दुनिया से चला गया उसके ऊपर क्या बीती होगी कि जब उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे कि तुम हिंदू हो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। ज़रा सोचिए, आप लोग, सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी जो उस समय सऊदी के दौरे पे गए हुए थे, तुरंत लौट के आए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए और इन 5 बड़े एक्शनों से पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है। दोस्तों, सीधे सीधे भले ही पाकिस्तान इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने से मना कर रहा है, डायरेक्टली वो मना कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन चीज़ों में इन्वॉल्व ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान आतंकवाद के ज़रिए हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश करता है और उसको उसकी भाषा में कई बार जवाब दिया गया है, उसको घर में घुसकर मारा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे निर्दोष लोगों को मारता है, कभी आतंकवाद के ज़रिए, कभी किसी ज़रिए से। और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उस पर 5 बड़ी स्ट्राइक की गई हैं, जो जंग के मैदान से ना सही, लेकिन 5 ऐसी स्ट्राइक की गई हैं जिसमें जो पानी है पाकिस्तान का पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी दूतावास है उसको क्लोज़ कर दिया गया, अटारी बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया गया है। जो लोग पाकिस्तानी यहाँ पर वीज़ा लेके आए हुए हैं उनको तुरंत देश छोड़ने की बात कही गई कि आप 48 घंटों के अंदर अंदर देश छोड़ के चले जाइए, अपना सामान सब सट्टा सिमेटो और निकलो, यहाँ से निकलो। मतलब क्या होता है, जब तुम लोग हमारे दुश्मन हो तो फिर तुम लोगों को हमारे देश में आने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग दूर रहो हमसे। दोस्तों, हमेशा हम लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है और बहुत जल्द जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो इस पे काम भी करेगी। डेफिनेटली पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों, इन सब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिम्मेदार है। ज़रा सोचिए उन 26 परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जिनके ऊपर अचानक से सडन कोई गमों का पहाड़ आकर टूट गया। दोस्तों, मैं इतना ज़्यादा स्तब्ध था कल के दिन कि मैं वीडियो तक ना बना सका। अपने ही देश के अंदर इंसान सुरक्षित नहीं, ऐसे टेररिस्ट आते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान इन्वॉल्व है और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। जो क्रिमिनल हैं, जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें तक कांप जाएं। बहरहाल दोस्तों, अब चलते हैं सीधी आज की कहानी के ऊपर। और दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो दोस्तों, ज़माने के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। आप अगर क्राइम स्टोरी सुनते हैं जो आपको पता होगा कि जिसको तार तार ना किया गया हो, चाहे दोस्ती वाला रिश्ता हो, बाप वाला रिश्ता हो, बेटे वाला रिश्ता हो, भाई वाला रिश्ता हो, तमाम तरीके के रिश्ते तार तार कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, 26 मई साल 2023 को उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई थी कि जिसने कहीं ना कहीं ये सवाल पे पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अभी भी दुनिया के अंदर क्या इसी तरीके के लोग बचे हुए हैं या फिर कुछ अच्छे लोग भी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद के अंदर 26 मई साल 2023 को एक व्यक्ति की कैंसर से मौत हो जाती है। उसके बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी थी उसको उसकी चिता पे उसको लिटाया जाता है और तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब खड़े हुए थे। आमतौर पे दोस्तों, मई का महीना और इस मई के महीना में अगर चिता जलाई जाए तो उस आग की तपिश से कुछ लोग उससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक दोस्त ऐसा था जो उस जलती हुई चिता के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि उस चिता के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था। उसका दोस्त दुनिया छोड़कर जा चुका था। इसी गम में वो दोस्त खड़ा हुआ था, बाकी के लोग कुछ पीछे बैठे हुए थे।
इसी बीच में लोगों की नज़र पड़ती है कि जो दोस्त चिता के पास खड़ा हुआ था, अचानक से वो चिता के अंदर कूद जाता है। जैसे तैसे कर लोग वहाँ से बांस के ज़रिए, डंडे के ज़रिए उसको धकेलते हैं चिता के अंदर से। तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि 90% के आसपास ये जल चुका है। अब 90% के आसपास का जल जाना मतलब आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब सीधा सीधा जो आज की क्राइम स्टोरी है उस क्राइम स्टोरी का रुख कर लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की अगर मैं बात करूं तो आज की कहानी की शुरुआत बिहार से होती है। बिहार में एक जगह लगती है गोपालगंज, और इसी गोपालगंज के अंतर्गत एक गांव आता है लाड़पुर गांव। और इसी लाड़पुर गांव में एक व्यक्ति रहा करते हैं जिन व्यक्ति का नाम है मोहम्मद मियाँ। मोहम्मद मियाँ, इनकी उम्र तकरीबन 39 साल के आसपास है। इनके परिवार में इनकी पत्नी है और पत्नी के अलावा इनके 6 बच्चे हैं। 3 बेटे हैं और 3 बेटियां। एक बेटी की मोहम्मद मियाँ ने शादी कर दी है और मोहम्मद मियाँ के अब 3 बेटे और 2 बेटियां ही घर पे बचे हुए हैं। मोहम्मद मियाँ के कारोबार की बात करें तो ये जो पास ही में मंडी है वहीं पर मछली सप्लाई किया करते थे, और इनका मछली का कारोबार कुछ ऐसा था कि पूरे इलाके में लोग मोहम्मद मियाँ को जाना करते थे। किसी के यहाँ शादी होती, किसी के यहाँ पार्टी होती, और जिस किसी को भी मछली की नीड रहती तो वो मोहम्मद मियाँ से कांटेक्ट करता और मोहम्मद मियाँ उसको मछली प्रोवाइड कराया करते थे। और मोहम्मद मियाँ, चूँकि उनका कारोबार अच्छा चलता था, तो उसी कारोबार से वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। जिसको जहाँ पढ़ना था उसको वो पढ़ा रहे थे, घर परिवार भी अच्छे से चल रहा था। अगर बात करें मोहम्मद मियाँ के कारोबार की वजह से उनकी जान और पहचान की, तो कहा यह जाता है कि मोहम्मद मियाँ का कारोबार कुछ इस कदर चलता था कि पूरे इलाके के अंदर मोहम्मद मियाँ की तूती बोलती थी। अब जब मोहम्मद मियाँ के कारोबार की वजह से उनकी जान पहचान, नाम, रुतबा सब बहुत अच्छा चल रहा था। अब चूँकि मई का महीना चल रहा था, तो आमतौर पर मई के महीने में चूँकि इनका मछली पालन का काम था, तो तालाब वगैरह में जो पानी की कमी थी उस पानी की कमी को पूरा करना, कहीं पर मोटर से भरना, कहीं पर ट्यूबवेल से भरना, कहीं पर इंजन लगाना, कहीं पर नहर से भरना, तो अपने तालाबों में ये पानी बढ़ा रहे थे मई के महीने में। और इसी दौरान कुछ छोटे मोटे जो डीलर्स होते हैं उनको मोहम्मद मियाँ से अगर फ़िश का बच्चा चाहिए, अंडा चाहिए, तो वो भी लेके जाया करते थे। मोहम्मद मियाँ उनके तालाब में मछली डालकर भी दिया करते थे। इसी तरीके से मोहम्मद मियाँ का जो कारोबार था ये बहुत अच्छा चल रहा था। अब चूँकि मई के महीने में काम ज़्यादा था, तो मोहम्मद मियाँ इन दिनों में बहुत ज़्यादा थक जाया करते थे। तो इसी दौरान मोहम्मद मियाँ ने अपने घर के बाहर ही अपना खाट डाल लिया था, अपनी चारपाई डाल ली थी, और अक्सर देर रात घर आते, खाना वगैरह खाते और सो जाते। इसी क्रम में एक तारीख आती है 21 मई साल 2025। 21 मई साल 2025 को देर रात मोहम्मद मियाँ घर लौट कर आते हैं। घर लौट कर आने के बाद में वो अपनी पत्नी नूरजहाँ खातून को आवाज़ देते हैं। नूरजहाँ खातून अपने पति मोहम्मद मियाँ की जब आवाज़ सुनती है, दौड़ी दौड़ी भागी भागी बाहर आती है। उसके बाद में मोहम्मद मियाँ जो होते हैं वो कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। अब जो पत्नी नूरजहाँ खातून थी वो भी भांप चुकी थी कि जो उसके पति हैं मोहम्मद मियाँ, ये भी पूरी तरीके से थक चुके हैं और शायद उनको अगर खाना जल्दी मिल जाए तो जल्दी सो जाएंगे। इसलिए बेचारी नूरजहाँ खातून भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी उसके बाद में खाना लगाती है। खाना लगाने के बाद में मोहम्मद मियाँ शाम का खाना खाते हैं और उसके बाद में बाहर जाने के बाद में जो उनकी चारपाई बाहर पड़ी हुई थी उस पर सोने लग जाते हैं। अब चूँकि मोहम्मद मियाँ काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए खाना खाकर जल्दी अपनी चारपाई पर लेटते हैं और लेटते ही लेटते इन्हें नींद आ जाती है। उधर जो घर में अन्य बच्चे वगैरह थे वो भी सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अब चूँकि 21 मई साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, रात के 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। 22 मई की सुबह के तकरीबन 2 बजे के आसपास अचानक से इस घर में जितने भी सदस्य लेटे हुए थे उनके कानों में 2 गोलियां चलने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो घर वाले लोग उठ जाते हैं कि भैया ये किस तरीके की धमाके की आवाज़ है। लिहाजा इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आवाज़ इस तरीके से थी जैसे बहुत ज़्यादा नज़दीक से आई हो। उसके बाद में दरवाज़ा खोलकर जैसे ही ये लोग बाहर पहुँचते हैं तो सामने का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में इनकी चीखें निकल जाती है। दरअसल जो मोहम्मद मियाँ सोए हुए थे उनको किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में 2 गोलियाँ मार दी थी। लिहाजा जल्दी से घर वाले इन्हें उठाते हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि 2 गोली बहुत ज़्यादा नज़दीक से मारी गई थी, बहुत ज़्यादा खून भी बह चुका था। इसलिए जो डॉक्टर्स थे मोहम्मद मियाँ को मृत घोषित कर देते हैं और वो कहते हैं कि ऑन द स्पॉट ही गोली लगने की वजह से इनकी मौत हो गई। उधर पुलिस को भी सूचना कर दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार मोहम्मद मियाँ जब अपने घर पर सोए तो कौन आकर उनके गाँव के अंदर उनके ही घर के बाहर गोली मार गया, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि गांव के अंदर अमूमन पुलिस के पास में इस तरीके की रिपोर्ट्स पहुँचती हैं कि किसी को गला दबा कर मार दिया या फिर किसी के तकिया रख कर मुँह पर मार दिया। लेकिन अचानक से सामने से सीने पर फायर करना,
ये गांव के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर अगर कोई फायर करेगा तो उसे भागने के लिए जगह भी चाहिए, और गांव के अंदर लोग अक्सर देर रात तक जगते भी रहते हैं। कोई अपने खेतों पर रहता है, कोई कहीं रहता है। तो ऐसे में फायर करके मारना यानी दुश्मनी का एंगल सामने निकल के आता है। और दोस्तों, जब फायर वाली बात आती है तो इसमें माफिया का एंगल भी आता है, तो पक्ष विपक्ष भी इसमें होने लगता है। लेकिन पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि जो मौत हुई है वो भी गोली लगने की वजह से हुई है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं थी कि मरने वाले व्यक्ति के साथ में पहले कुछ किया गया, सीधा सीधा गोली मारी है और गोली मारकर हत्या की गई है। लिहाजा पुलिस के ऊपर जब लगातार प्रेशर पड़ता है और पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा है, तो पुलिस वाले यहाँ पर सोचते हैं कि ये इतना लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो पुलिस का काम बाधित होगा। इसलिए पुलिस वाले लोगों से कहते हैं कि हमने एसआईटी गठन कर दी है और बहुत जल्द इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो एसआईटी करेगी। अब जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम एसआईटी का गठन हो गया और जल्दी से ये जो मामला है ये खुलकर सामने आ जाएगा। लिहाजा जैसे ही एसआईटी का गठन होता है और उसके बाद में जब एसआईटी इस पूरे मामले को अपने अंडर में लेती है और जब इस पूरे केस की छानबीन की जाती है, तो सबसे पहले एसआईटी की जो टीम होती है इस मरने वाले मोहम्मद मियाँ के घर पर ही पहुँचती है पूछताछ करने के लिए। लेकिन घर के जो बच्चे थे ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, उनसे पूछताछ करना यानी समय की बर्बादी। लेकिन जो मोहम्मद मियाँ की पत्नी नूरजहां खातून थी, यही पुलिस को कुछ बताने की स्थिति में थी। तो उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो नूरजहां खातून से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पति जो मोहम्मद मियाँ थे उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ था, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है? तो जो नूरजहां खातून होती है रोते हुए पुलिस के सामने कहती है कि साहब, मेरे जो पति हैं चूँकि वो मछली व्यापारी थे, तो पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि उनके किसी मछली व्यापारी से किसी बात को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि झगड़ा किससे हुआ था? तो जो नूरजहां खातून होती है वो कहती है कि मुझे एग्जैक्ट उनका पता और उनका नाम मालूम नहीं, लेकिन झगड़ा ज़रूर हुआ था, ये मैं 100% कन्फर्म हूँ। लिहाजा मोहम्मद मियाँ का किससे झगड़ा हुआ था ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए जो पुलिस होती है वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि आमतौर पर गांव के अंदर झगड़ा वगैरह हो तो कोई तो व्यक्ति ऐसा होता है जो तमाशा देखने के लिए पहुंच जाता है। तो ऐसे में पुलिस सोचती है कि किसी को तो कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। और जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि मोहम्मद मियाँ का कैसा नेचर था, वो किस तरीके का व्यक्ति था, उसका किसी से झगड़ा रंजिश कुछ है या फिर नहीं है, तो आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो बाहरी किसी व्यक्ति से झगड़े की बात सामने नहीं आती है। लेकिन आस पड़ोस के मोहल्ले के कुछ लोग एक बात ज़रूर बताते हैं, लेकिन पुलिस से वो नाम ना खुलने की बात पर एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो नूरजहां है, नूरजहां खातून मोहम्मद मियाँ की पत्नी, उसका उसके ही पति के साथ में आए दिन झगड़ा होता था। दरअसल नूरजहां खातून का किसी व्यक्ति के साथ में अफेयर था और इसी वजह से इन दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन तुम्हें नाम नहीं बताना है। अब ऐसे में पुलिस जब ये बातें सुनती है तो पुलिस लोगों से ये कहती है कि देखो, शक के आधार पर नूरजहां खातून को उठाना कि तुम्हारा किसी से अफेयर है, तुमने हत्या कर दी होगी, ये भी सही नहीं है। ऊपर से तुम लोग बोल रहे हो कि नाम भी नहीं बताओ, तो कैसे कोई बात हम लोग नूरजहां से पूछताछ कर सकते हैं? तो तुम ऐसा कर सकते हो कि जिस व्यक्ति के साथ में अफेयर है उसका नाम बता दो। तो बहुत डरते डरते लोग आखिरकार उस व्यक्ति का नाम बताते हैं और इस व्यक्ति का नाम होता है नौशाद आलम। अब जैसे ही पुलिस को ये नाम सारी चीज़ें मिल जाते हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले जो थे अपनी टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले ये जो नौशाद आलम जो नाम पुलिस को मिला था इसका मोबाइल नंबर लेते हैं और उसके बाद में नूरजहां खातून इसका मोबाइल नंबर लेते हैं और इन दोनों के मोबाइल नंबर का CDR निकालते हैं। और जैसे ही इन दोनों के मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है दोस्तों, तो उसके बाद में पुलिस को ये सोचने और समझने में कुछ ज़रा देर नहीं लगती है कि ये दोनों ही इस पूरे काम में इन्वॉल्व हैं। दरअसल इन दोनों की एक बार नहीं बल्कि कई बार लगातार कत्ल वाले दिन से पहले भी बातचीत होती रही है और बातचीत कुछ इस कदर लंबी थी कि कोई भी साधारण व्यक्ति इतनी लंबी लंबी बातचीत नहीं करेगा। तो यहाँ पर पुलिस वाले एक गेम खेलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर हमने नूरजहां खातून को उठाया तो ये केस हमारे ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि नूरजहां खातून परिवार की ही सदस्य हैं। ऐसे में लोग जो हैं नूरजहां खातून के प्रति सिंपैथी रखेंगे और कहेंगे कि पुलिस को जब कोई नहीं मिला तब वो उसकी पत्नी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार नौशाद आलम को उठा लेते हैं, क्योंकि नौशाद आलम घर का व्यक्ति भी नहीं, उसके प्रति किसी की सिंपैथी भी नहीं होगी। इसलिए नौशाद आलम को उठाया जाता है और नौशाद आलम को उठाने के बाद में जब इसे थाने लाकर फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है तो थोड़ी देर तक तो नौशाद आलम पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जब ये पुलिस के सवालों के सामने टूटता है तो टूटने के बाद में ये दो और नाम बताता है। एक नाम बताता है मंसूर आलम का और एक नाम बताता है परवेज़ अंसारी।
अब पुलिस के पास में 3 नाम आ चुके थे। पहला व्यक्ति नौशाद आलम जो कि पुलिस के सामने बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति यानी एक मंसूर आलम, एक परवेज़ अंसारी। इन दोनों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए अभी बाकी था, लिहाजा पुलिस वाले तुरंत आनन-फानन में मंसूर आलम और परवेज़ अंसारी इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद में इन दोनों को भी पुलिस थाने लेके आया जाता है और उसके बाद में इन तीनों से बारी बारी से जब पूछताछ की जाती है तो ये तीनों मिलकर एक चौथा नाम और बताते हैं। और दोस्तों, जब ये चौथा नाम निकल के आता है और लोग जब इस चौथे नाम के बारे में जानते हैं तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल ये चौथा नाम जो था वो किसी और का नहीं बल्कि इसी मोहम्मद मियाँ की पत्नी नूरजहाँ खातून का था। लिहाजा पुलिस वाले अब इस नूरजहाँ खातून को भी उठाते हैं। इन चारों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में इनसे कहा जाता है कि देखो तुम्हारा भांडा फूट चुका है, लिहाजा अब तुम हमसे ना मेहनत कराओ ना मशक्क़त कराओ तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर तुम सारी चीज़ें खुद ब खुद बता दोगे तो हम भी तुमसे थोड़ा पोलाइटली बात करेंगे, और अगर तुम हमसे थोड़ा सा चालाकी दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर हमें अपना वाला अंदाज़ अपनाना पड़ेगा। अब ये तीनों जो थे ये चारों को लग जाता है कि पुलिस से झूठ बोलना, पुलिस को घुमाना, शायद अब ये सारी चीज़ें बेमतलब हैं। इसलिए ये चारों पुलिस के सामने पूरी कहानी बताते हैं। और दोस्तों, जब ये चारों पुलिस के सामने ये कहानी बताते हैं तो ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जो आम तौर पे मैं आप लोगों को क्राइम की स्टोरी सुना रहा हूँ, जो आजकल हर 10 से 15वें घर की कहानी बन चुकी है। दरअसल जो कहानी ये चारों लोग सुनाते हैं उस कहानी के हिसाब से जो मोहम्मद मियाँ था उसकी शादी नूरजहाँ के साथ में जब हुई थी तो शादी के तुरंत बाद ये सऊदी अरबिया चला गया था कमाने के लिए। अब सऊदी अरबिया में रहता, 1-1.5 साल तक वहाँ रहता, पैसे कमाता। उसके बाद में घर आया। घर आने के बाद में इसकी जो पत्नी नूरजहाँ थी, नूरजहाँ खातून, वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में ये फिर से सऊदी चला जाता है, उसको एक बच्चा होता है। इसी तरीके से दूसरा, इसी तरीके से तीसरा, सालों का समय गुजर जाता है और इस बीच में नूरजहाँ को ये लगता है कि बस उसका पति मोहम्मद मियाँ आता है, उसको गर्भवती करता है और चला जाता है। उसको फिर चिंता नहीं होती कि उसके बच्चे कैसे रहेंगे, उसकी पत्नी बच्चे को जन्म कैसे देगी। यानी एक तरीके से पति के प्यार के लिए जो नूरजहाँ थी ये तरसती रहती है। और इसी बीच में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, इसका नाम होता है नौशाद आलम। अब नौशाद आलम जब नूरजहाँ से मिलता है तो उसके बाद में नूरजहाँ से बहुत पोलाइटली बात करता है। नूरजहाँ भी उसे बहुत अच्छा समझती है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और दोस्तों, जब ये बातचीत होती है तो उसके बाद में नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है, क्योंकि नूरजहाँ का जो पति था मोहम्मद मियाँ वो अक्सर सऊदी रहा करता था। बच्चे छोटे थे, जब चाहती नौशाद आलम को बुलाती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब नूरजहाँ को लग रहा था कि जो सारी चीज़ें उसे उसके पति से मिलनी चाहिए थी वो अब नौशाद आलम से मिल रही हैं, तो इसलिए नूरजहाँ को भी कोई परहेज़ नहीं था। अब चाहे मोहम्मद मियाँ कितने भी दिन सऊदी रहे वो रह सकता है, उसको कुछ भी ऐसा था नहीं कि वो अपने पति को याद करती। जब कभी भी उसे अपने पति की कमी महसूस होती तुरंत वो नौशाद आलम को बुलाती और उसके साथ में फिजिकल हो जाती है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसी बीच में एक डेट आ जाती है साल 2019 में जो मोहम्मद मियाँ था इसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद में ये इंडिया वापस लौटने का प्लान करता है। अब जब इंडिया वापस लौटता है तो उसके बाद में ये सोचता है क्या कारोबार किया जाए। चूँकि सऊदी रहकर इतने सालों में इसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, तो उसके बाद में इसने मछली पालन का व्यापार सोचा, मछली पालन किया। अब चूँकि वहीं का लोकल का रहने वाला था तो लोगों से अच्छी पैंट होगी, अच्छी जान पहचान होगी। इसका जो कारोबार था ये कारोबार चल पड़ा। और जब ये यहीं पर रहने लग जाता है गोपालगंज में, तो जो लोग होते हैं वो लोग बताते हैं कि मोहम्मद मियाँ जब तुम सऊदी रहा करते थे तो उस बीच में तुम्हारे घर एक नौशाद आलम के नाम का व्यक्ति बहुत आया करता था। अब जब मोहम्मद मियाँ ये बातें सुनता है तो वो अपने तरीके से तफ्तीश करता है और जब तफ्तीश करता है तो वो ये बातें 100% सच पाता है। नौशाद आलम और उसकी पत्नी नूरजहाँ के बीच में अनैतिक रिश्ते थे। जब ये सारी चीज़ें मोहम्मद मियाँ को पता चलती हैं तो वो अपने स्तर से अपनी पत्नी से बात करता है और इस चीज़ को लेकर मोहम्मद मियाँ और उसकी पत्नी नूरजहाँ के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होता है। अब जो मोहम्मद मियाँ था पूरी तरीके से कन्फर्म तो हो चुका था कि इसकी पत्नी के नाजायज़ ताल्लुकात जो है नौशाद आलम के साथ में, इसलिए ये अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें लगा देता है। उसका बाहर उठना बैठना इसने बंद कर दिया था, न बाहर आने देता न जाने देता और अक्सर अपने घर पर नज़र रखा करता था। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो नूरजहाँ थी इसको अब नौशाद की कमी खलने लगी, क्योंकि इसको उसकी आदत लग चुकी थी, उधर नौशाद को इसकी आदत लग चुकी थी। अब जब इन दोनों की लगातार मुलाकातें होती नहीं हैं, मोहम्मद मियाँ नज़र रखने लगा, तो इन दोनों की फ़ोन पर बातचीत हुई और उसके बाद में इन लोगों ने एक प्लान बनाया। इन्होंने प्लान बनाया कि अगर मोहम्मद मियाँ ज़िंदा रहेगा तो हमारे बीच में कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मोहम्मद मियाँ को मरना होगा। लेकिन हम लोग उसे मार तो दें, लेकिन उसके बाद में हम लोग जेल में रहेंगे तो क्या फ़ायदा उसे मारने का। फिर उसके बाद में नौशाद आलम और ये नूरजहाँ जो थी ये प्लानिंग करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कत्ल करते नहीं हैं बल्कि कत्ल करवाते हैं। उसके बाद में 50,000 रुपये लेकर नौशाद आलम निकलता है और इस मोहम्मद मियाँ की सुपारी देता है ये मंसूर आलम और परवेज़ अंसारी को। परवेज़ अंसारी और मंसूर आलम
ये 50,000 रुपये लेते हैं, 30,000 रुपये की पिस्टल खरीदते हैं और 20,000 रुपये आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद में डेट तारीख सारी चीज़ें मुकर्रर हो जाती हैं, लेकिन परवेज़ अंसारी और मंसूर आलम ये इस नूरजहाँ से कहते हैं कि हम तुम्हारे घर कभी आए नहीं, तुम्हारे पति को देखा नहीं। अगर हम रात में आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि तुम्हारा पति मोहम्मद मियाँ कहाँ सोया है और किसे मारना है। तो जो नूरजहाँ होती है वो कहती है ये सारी चीज़ें तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद में सारी प्लानिंग करती है। उसके बाद में जो तारीख आती है जिस तारीख को कत्ल किया गया था, उसी तारीख को जब ये फ़ोन करती है तो फ़ोन करने के बाद में, जो कि 21 मई की ये बात है, फ़ोन जब वो ये दोनों व्यक्ति आते हैं जो किलर थे, शूटर थे, आने के बाद में वो नूरजहाँ को कॉल करते हैं। नूरजहाँ सारा एड्रेस, सारा तरीका एक तरीके से गूगल मैप की तरह उन लोगों को बताती रहती, खिड़की खोल के देखती भी रहती है। शूटर घर के बाहर खड़े हैं, ये नूरजहाँ को पता है। नूरजहाँ दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद में शूटर अंदर आते हैं। ये इशारे से बताती है कि दरवाजे की दाईं साइड में जो चारपाई पड़ी हुई उस पर उसका पति सोया हुआ है, ये हाइट है उसकी, यहाँ पर गोली मारनी है। यानी एक तरीके से वो अपने पति का लाइव मर्डर कराती है और सारी चीज़ें देखती रहती है। उसके बाद में मर्डर करने के बाद में वो दोनों शूटर भाग जाते हैं और नूरजहाँ घर के अंदर आकर सो जाती है। उसके बाद बाहर निकलती है अपने बच्चों के साथ में और चीखने चिल्लाने लग जाती है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरे केस का खुलासा हुआ तो पुलिस बड़ा हैरान थी कि एक पत्नी आखिरकार अपने पति की सुपारी इस तरीके से भी दे सकती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं और आप लोग ऐसी पत्नी के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं, ऐसी पत्नियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आए थे उसमें जयप्रकाश जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब। तो जयप्रकाश जी नमस्कार भाई, आपका शुक्रिया। उसके बाद में लक्ष्मी मोड़ करके आईडी है, लाइक करते हैं, शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको अच्छा रखे। हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई, आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर कहानी है सर, तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। जावेद अंसारी लिखते हैं बहुत अच्छी एक कहानी सुनाई आपने, सलामत रहिए मलिक भाई साहब, तो जावेद अंसारी जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद अहमद लिखते हैं 100% ट्रू, तो मोहम्मद अहमद जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सगीर एसके करके लिखते हैं वेरी इमोशनल स्टोरी, तो सगीर एसके जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में राजेंद्र आरबेकी करके आइडिया लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, ऑलवेज मिस यू, तो राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिददार हैं जो लाइक करते हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अशफाक अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसे हैं, जो आपने बताया कि दवा के लिए फेस पर निशान है, संभल मुरादाबाद में अब्दुल्ला पठान दवा देते हैं, तो अब्दुल्ला पठान सफ़ेद दाग की दवा देते हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, अगर देते हैं तो मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। हसीबुल अंसारी लिखते हैं आपकी बातें बहुत अच्छी हैं मेरे छोटे भाई, आप सुझाव देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया हसीबुल अंसारी जी का। आगे भी कमेंट्स है, के खान जी लिखते हैं भाई सुपर स्टोरी, शुक्रिया। लाइक अब्बास लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, नाइस स्टोरी। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। बारिश बिहारी लिखते हैं नमस्कार सर जी, ऐसे समय में सास दामाद का चर्चा बहुत तेज चल रहा है, इसके बारे में क्या हुआ बताते सर जी। तो सास दामाद की अगर कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं कल आपको सुनाऊंगा। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, तकलीफ़ 2020 में फर्स्ट फेस हुई कोविड के बाद में। भाई जो मुझे फेस हुआ उसमें मैंने देखा कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसके जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो उससे किनारा करने लग जाते हैं, और आपके साथ भी सही यही सब कुछ हुआ। तो जी बहुत अच्छी बात कही नसीर अहमद जी आपने, मैंने देखा, आजमाया, और इसमें मुझे पता चला कि जो आपका अपना भाई होता है, आपका सगा खून होता है, वो भी आपका नहीं होता। अगर आपके पास में ऐसे पैसे हैं तो आपके सब अपने हैं, बाकी कोई नहीं। एक खान लिखते हैं भाई मैं आपकी सूरत गुजरात से कहानी सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया। सुन त्यागी हैं लिखते हैं हम बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, तो दोनों पति पत्नी भैया नमस्कार, आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, लगता है जासूसी की कहानी सुनाया करो कभी कभी, तो मंसूरी भाईजान जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।